नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर जियाउर रहमान। आज की इंटेलिजेंस ब्रीफ में हम ग्लोबल पावर प्ले यानी शक्ति प्रदर्शन के दो सबसे बड़े मोर्चों की बात करेंगे, जहां वेस्ट एशिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का शील्ड ऑफ टाइट ब्लॉकेट तेल की सप्लाई लाइन की नब्ज दबा रहा है और यूरोप में यूक्रेन के लिए $106 बिलियन की फंडिंग ने युद्ध का रुख बदलने की तैयारी कर ली है। क्या इंडिया इस इकोनॉमिक शॉकवेव यानी आर्थिक झटका और यूएस के साथ बढ़ते डिप्लोमेटिक रो के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचा पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। अल जजीरा के मुताबिक वेस्ट एशिया में स्थिति गंभीर हो गई है क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को इनडिफिनिटली एक्सटेंड तो कर दिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड अभी भी शील्ड ऑफ टाइट बरकरार है। ये स्ट्रेटेजिक नेवल मूव ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के पोर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जिससे ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स ठप पड़ गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मेडिएशन के बाद सीज फायर एक्सटेंड हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस नेवी को शूट एंड किल के ऑर्डर्स दिए हैं। अगर कोई भी ईरानियन बोट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगाने की कोशिश करती है। इंटेलिजेंस एनालिसिस ये दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन यानी आर्थिक गला घोटना जिसको कहते हैं, वो इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन की स्ट्रेटेजी अपना रही है ताकि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। ईरान की लीडरशिप के बीच इस वक्त सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई और हार्डलाइन जनरल्स के बीच इंटरनल इनफाइटिंग चल रही है, जिसका फायदा यूएस उठा रहा है। इस ब्लॉकेड ने न केवल ईरान की बल्कि चाइना के गोस्ट फ्लीट यानी अवैध तेल टैंकरों का बड़ा भेड़ा जिसको कहते हैं, उस गोस्ट फ्लीट को भी निशाना बनाया है, जो चोरी छिपे तेल सप्लाई करते थे। ये पूरी कार्रवाई एक ब्रॉडर पैटर्न का हिस्सा है, जहां यूएस अपनी मेरिट टाइम पावर के जरिए एनर्जी मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। ग्लोबल लेवल पर इसका बड़ा प्रभाव यह है कि ट्रेड रूट्स अब पनामा कैनल की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जहां शिप्स $4 मिलियन तक की एक्स्ट्रा प्रीमियम फीस दे रही है। ईरान के लिए यह एक बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस है, क्योंकि हमारी 90% एलपीजी और 50% क्रूड ऑयल इसी रीजन से आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। फ्यूचर आउटलुक काफ़ी रिस्की है। अगर नेगोशिएशंस फेल होते हैं तो हम खार्ग आइलैंड ईरान पर एक एम्फीबियस असॉल्ट यानी जल और थल दोनों से हमला देख सकते हैं। इसमें विनर्स केवल नॉर्थ अमेरिकन एनर्जी प्रोड्यूसर्स होंगे, जबकि इंडिया जैसे कंज्यूमर्स डिपेंडेंट नेशंस के लिए ये एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक साबित होगा। दूसरी बड़ी एनालिसिस ये है कि एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एनर्जी डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए $106 बिलियन का स्टील पर्क्यूपिन नाम का लोन अप्रूव कर दिया है। यह मासिव फाइनेंशियल पैकेज रशिया की मिलिट्री मशीन को ठप करने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। यूरोपियन यूनियन ने 90 बिलियन यूरोज का लोन पैकेज मंजूर किया है, जो यूक्रेन की मिलिट्री और इकोनॉमिक जरूरतों को 2026 और 2027 तक सिक्योर करेगा। ये ब्रेक थ्रू तब मुमकिन हुआ जब रुजबा पाइपलाइन की रिपेयर्स पूरी हुई और हंगेरी और स्लोवेकिया ने अपना वेटो हटा लिया। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया है कि ऑयल फ्लो फिर से शुरू हो गया है, जिसके तुरंत बाद ब्रसेल्स ने रशिया पर 20th सैंक्शंस पैकेज भी लगा दिया है। इस डेवलपमेंट के पीछे हंगेरी की बदलती पॉलिटिक्स का बड़ा हाथ है, जहां प्राइम मिनिस्टर पीटर मागियार की नई लीडरशिप ने प्रो रशिया स्टैंस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। यूरोप ऑफ जॉइंट बोरोइंग मैकेनिज्म यानी संयुक्त उधार तंत्र
का इस्तेमाल कर रहा है, जो कॉन्टिनेंटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है और यूक्रेन को इनडाइजेस्टिबल बनाने की कोशिश है। रशिया ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को वेपनाइज करके यूरोप को झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेन की रिपेयर स्ट्रेटेजी और यूरोपियन यूनियन की एकजुटता ने इस पावर प्ले को नाकाम कर दिया है। ग्लोबल लेवल पर यह एड पैकेज दिखाता है कि यूरोप अब सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए किसी एक्सटर्नल पावर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस ऑफ पावर अब शिफ्ट हो रहा है। इंडिया के लिए इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट यह है कि रशिया पर बढ़ते सैंक्शंस हमारे बायलैटरल ट्रेड और एनर्जी पेमेंट्स को और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिससे हमें अपनी ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करने पड़ सकते हैं। फ्यूचर आउटलुक यह है कि यूक्रेन अब यूरोपियन मेंबरशिप के लिए तैयार है, जबकि रशिया अपना एनर्जी लेवरेज पूरी तरह खो चुका है। इस जंग में फिलहाल यूक्रेन और यूरोपियन एलायंस बड़े विजेता बनकर उभर रहा है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस यह है कि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल आ गया है, क्योंकि मूडीज रेटिंग्स ने हमारी ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 6% कर दिया है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये हमारी हाउस होल्ड इकोनॉमी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था और ग्लोबल स्टेटस पर एक सीधा प्रहार है। मूडीज रेटिंग ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% से घटाकर 6% कर दिया है, जिसका मुख्य कारण वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ती एनर्जी और इनपुट कॉस्ट है। इसी बीच न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक रोष शुरू हो गया है, जब एमईए स्पोक्सपर्सन श्री रणधीर जायसवाल ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एम्प्लीफाइड हेल होल रिमार्क्स को अनयूनिफॉर्म्ड, इनएप्रोप्रिएट और इन पोर टेस्ट यानी अशोभनीय कहा है। इस इकोनॉमिक शॉक के पीछे इंडिया की मिडिल ईस्ट एनर्जी पर ओवर डिपेंडेंस एक बड़ी वल्नरेबिलिटी बन गई है, क्योंकि 90% एलबीसी सप्लाई उसी चोक पॉइंट से आती है जो अभी ब्लॉक्ड है। इंडिया इस वक्त स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रही है। गल्फ रीजन से आने वाले रिमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा भेजा धन, जो हमारे टोटल फ्लोस का 40% है, अब रिस्क में है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अनस्टेबल हो चुकी है। ये स्पष्ट है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंडिया के आर्थिक लक्ष्यों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया की यह स्थिति दिखाती है कि कैसे इमर्जिंग पावर्स क्षेत्रीय युद्ध का कोलैटरल डैमेज बन रही है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एंगल से चैलेंज ये है कि कैसे $500 बिलियन की ट्रेड टारगेट अचीव किया जाए जब डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा हो। फ्यूचर आउटलुक में इंडिया अब अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस और रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करेगा, ताकि भविष्य के लिए चौक पॉइंट से बचा जा सके। इसमें वही देश जीतेंगे जो अपनी सप्लाई चेन को तेजी से डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। इन तमाम खबरों से एक इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड साफ है। दुनिया अब फोर्ट्रेस इकोनॉमीज की तरफ बढ़ रही है, जहां मिलिट्री ब्लॉकेट और फाइनेंशियल लेवरेज ही नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं। यूक्रेन को मिलने वाली भारी वित्तीय मदद और इंडिया पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव यह दर्शाता है कि जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि एनर्जी सप्लाई और बैंकिंग सिस्टम्स के जरिए लड़ी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया को अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति के बीच एक बहुत बारीक संतुलन बनाना होगा। भविष्य की दिशा अब उन्हीं ताकतों के हाथ में होगी जो सप्लाई चेन्स पर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद।